देखिए अब चालू करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को भी हम वैसे ही समझेंगे जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन को एक ऑपरेटर की हेल्प से समझा था, इसको भी एक ऑपरेटर की हेल्प से ही समझेंगे। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, तो देखिए आप ऐसे सोचिए कि जैसे कि हम दोनों साइड स्क्वायर करते थे, दोनों साइड dy dx लगाते थे, वैसे ही दोनों साइड एक चीज और होती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है y = x²। तो जैसे दोनों तरफ स्क्वायर किया जाता था, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता था किसी नंबर से, दोनों तरफ डिवाइड किया जाता था किसी नंबर से, दोनों तरफ किसी नंबर को ऐड किया जाता था, दोनों तरफ dy dx लगाया जाता था। सिमिलरली इस बार केस में दोनों तरफ एक ऐसा सिंबल और ऐसे dx लगाया जाता है। आप चाहे तो dx की जगह dt, दोनों तरफ dt लिख सकते हैं, dw लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं, dr लिख सकते हैं, एनीथिंग आप लिख सकते हैं। ठीक, तो लेट्स से मैं मान लेता हूं मैंने दोनों तरफ dx लिखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर, मतलब ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है। कौन इंटीग्रेशन का ऑपरेटर? ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है। और यहाँ एक लिखा होता है, ये x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, r हो सकता है, t हो सकता है, एनी वेरिएबल। ठीक, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। ठीक, तो जैसे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता था, तो चलिए ठीक है, आदमी मान भी लेता है कि चलो ठीक है मान लेते हैं ऑपरेटर है। अब बात आती है कि ये सॉल्व कैसे होगा। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसको प्रोनाउंस करके बता देता हूं। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां x लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, ऐसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि चलो ठीक है, लेकिन अब ये सॉल्व कैसे होगा, इसके सॉल्व का तरीका क्या है। तो देखिए आपके अगेन सेम स्टोरी, इसके कुछ फार्मूले हैं और वो फार्मूले मैं आपको लिख देता हूं और वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, और इसमें बस मेरी एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी आपके सामने ऐसे लिखा आ जाए कि d ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे डब्बा बोलता हूँ इसको, d ऑफ इंटीग्रेशन d ऑफ डब्बा, तो इसका आंसर होता है डब्बा प्लस c। अगर आप ये चीज याद रख लेंगे तो मैं आपको सिर्फ इस एक चीज के सहारे भी ये पूरे फॉर्मूले समझा सकता हूं। ठीक, तो पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखता हूं और वो फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। मैं उन फॉर्मूलों को समझाऊंगा भी, वो हम समझ लेंगे, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। जैसे कि आपको 2 + 2 याद है कि तब वो बिना सोचे बता देते हो, ऐसे ही फॉर्मूले भी याद होने चाहिए कि बिना सोचे आप बता पाए। तो पहले मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, फिर उन फॉर्मूलों को आपको प्रूफ करूंगा इस एक चीज की हेल्प से। ठीक, अगर ये ऐसे लिखा होता कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो हम इसको क्या लिख देते x + c। ये c कौन है? सम कांस्टेंट। ये जो c है या फिर ये जो c है ये कौन है? सम कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होगा? ये 2 हो सकता है, 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, 90 हो सकता है, 200 हो सकता है, 10/9 हो सकता है, -32 हो सकता है, एनी कांस्टेंट। तो कैसे डिसाइड होगा कि ये कौन सा कांस्टेंट होगा, तो बाद में सीखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखें कि ये कांस्टेंट होगा। ठीक, वो बाद में देखेंगे। तो पहले फॉर्मूले वाला काम कर लेते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिले, ऐसे कभी भी लिखा हुआ मिले, इसमें एक चीज नोटिस करिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों जगह एक ही होना चाहिए। यहाँ x, यहाँ x, यहाँ पे y है तो ये भी y होना चाहिए, ये t है तो ये भी t होना चाहिए, ये भी r है तो ये भी r होना चाहिए, मतलब सेम वेरिएबल होना चाहिए। ऐसे मत बोलना है ना x पावर n और dy, उसका कोई आंसर नहीं होता, इसका आंसर होता है। ठीक, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सम कांस्टेंट c। और ये फॉर्मूला n = -1 के लिए वैलिड नहीं है। और ये n है कौन? रियल नंबर। n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, एनीथिंग। n 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इतना याद रखना है कि ये -1 नहीं हो सकता। -1 को छोड़ के ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और फॉर्मूले याद किए जाएं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूं, आपको समझा दूंगा मैं कैसे आया। -cos x + c। आप पूछे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये होता है sin x + c। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, ये होता है tan x + c। ठीक, फिर होता है इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx,
ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक, फिर बात करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स dx, ये कितना होता है? ये होता है सेक एक्स प्लस सी। फिर बात करें इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स dx, ये कितना होता है? ये होता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक, अब इसमें एक दो फॉर्मूले और है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, ये क्या होता है? ये होता है e की पावर x प्लस सी। अब आप सोचो कि अगर n माइनस वन होता तो ये क्या होता है? x की पावर माइनस वन, तो माइनस वन के लिए वो वैलिड नहीं था, तो उसका आंसर क्या होगा वो यहाँ लिख के मैं दिखाता हूँ, x की पावर माइनस वन इंटू डी एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dx अपॉन x। अरे x पर माइनस वन है तो नीचे क्या लिखेंगे इसको? वन अपॉन x लिख देंगे इसको, x नीचे चला गया ना। तो इसका आंसर होता है log ऑन द बेस e ऑफ x प्लस सी। तो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए इसके कुछ रूल हैं। क्या रूल है वो मैं आपको यहां समझाता हूं क्या रूल है। तो आप ऐसे समझिए कि लेट्स से अगर ऐसे लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, मान लो इस तरह से कभी लिखा हुआ हो आपके सामने dx, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसका रूल क्या है? इसका रूल है कि इंटीग्रेशन सबको बढ़ जाता है, सबको जैसे डिफरेंशिएशन बढ़ता था ऐसे इंटीग्रेशन बढ़ जाता है। और प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। एन इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ठीक, एक रूल और होता है कि अगर कोई कांस्टेंट लिखा हो, सम कांस्टेंट इनटू f ऑफ x dx, तो इसमें से जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से वो बाहर आ जाता है। ये दो रूल है, ये दो रूल आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब देखिए आपको मैं ये सारे फॉर्मूले अगर जैसे आपको अगर थोड़ा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आपको बहुत अच्छे से याद होंगे तो आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा। ठीक, आपको दिख रहा होगा कि जैसे cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x, तो माइनस cos x का क्या हो गया sin x। मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ। ठीक, तो मैं आपको अब सॉल्व करके दिखाता हूं, मतलब ये थोड़ा भरोसा दिलाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, आप ऐसे समझिए कि dy dx ऑफ e की पावर x क्या होता है? e की पावर x होता है। मैं कह रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो d ऑफ e की पावर x क्या हुआ? e की पावर x dx। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों साइड आप क्या करिए ना, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए, ये लगा दिया तो क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, ये वाली टर्म बराबर होगी। अब आपको मैंने बताया है, अभी यहाँ लिखा हुआ था कि d ऑफ समथिंग लिखा हो, उसका आंसर क्या होता है? वही होता है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला कौन सा आ गया? ये वाला फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। जैसे और करके दिखाता हूं, dy dx ऑफ log ऑफ ऑन द बेस इनटू x, ये किसके बराबर होता है? 1 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो d ऑफ log ऑफ ऑन द वे इनटू x इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए तो क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, ये किसके बराबर आया? अभी आपको मैं बताया था कि d ऑफ डब्बा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? द डब्बा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डब्बे की जगह? log ऑफ e की पावर x प्लस c। ऐसे ही आप जितने भी ये फॉर्मूले है ना, आप सबको ऐसे डिराइव कर सकते हो। मैं आपको सारे डिराइव करके, सारे तो नहीं, चलिए कुछ कुछ करके दिखा देता हूं। जैसे dy dx ऑफ sin x क्या होता है? cos x। अब मैं कह रहा हूं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो d ऑफ sin x क्या आया? cos x dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या आया? ये इधर क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और d ऑफ डब्बे का इंटीग्रेशन क्या होता था? डब्बा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? sin x प्लस c। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आ गया। ऐसे आप सारे फॉर्मूलों को डिराइव इसमें कर सकते हैं। चलिए एक आधा और करके दिखा देता हूं। dy dx ऑफ 10x, ये कितना होता है? sec स्क्वायर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो d ऑफ 10x कितना आया? sec स्क्वायर x dx। ठीक, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए तो लेफ्ट में, तो उस वाले को लेफ्ट में लिख दीजिए तो sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन का सिंबल क्या आएगा? d ऑफ डब्बा का इंटीग्रेशन क्या होता है? डब्बा।
और एक सी लगाते हैं, कांस्टेंट हमेशा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बाद में देखेंगे, पर अभी तक आप ये समझें कि हमेशा एक कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। ठीक।